नमस्कार स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन को एक नया टॉपिक है ना एल्कीन है ना स्टार्ट करना है। जो एल्केन है वो अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज जो अपना नया टॉपिक है वो है एल्कीन्स। तो वैसे हम आपको है ना एल्कीन के बारे में बता ही चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे चर्चा किए ले रहे हैं। तो जो एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन एल्कीन खुली श्रृंखला वाले एल्कीन खुली श्रृंखला वाले एल्कीन खुली श्रृंखला वाले ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन एल्कीन खुली श्रृंखला वाले ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कम से कम एक जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध अवश्य होता है। कार्बन कार्बन द्विबंध अवश्य होता है। कार्बन कार्बन द्विबंध अवश्य होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इनका जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n होता है। जो एल्केन का था वो होता है CnH2n, प्लस में 2 लग जाता था, लेकिन इसमें +2 नहीं लगना है, इसमें सीधा CnH2n होता है। ठीक है, तो ये इसका सामान्य सूत्र है। इस सूत्र में n का मतलब होता है n बराबर कोई भी अंक हो सकता है। n का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से आगे नंबर बढ़ते जाते हैं n। तो इसके स्थान पर जैसे ही अपन n रखते जाएंगे तो इसके जो सदस्य एल्कीन होते हैं उनके सूत्र अपन है ना लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, जो सामान्य जो एल्केन होती है, ठीक है, एल्केन की अपेक्षा इनमें क्या होता है, एल्केन की अपेक्षा 2 हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं। इसमें एल्केन की अपेक्षा 2 हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं। 2 हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं, इसलिए इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसलिए इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसलिए इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और सामान्यतः इनको ओलिफिन के नाम से भी जाना जाता है। इनको ओलिफिन, इनका पुराना नाम है ये ओलिफिन। उनको पैराफिन बोलते थे, एल्केन को पैराफिन, और इनको क्या है ओलिफिन के नाम से भी जानते हैं। इनको क्या है ओलिफिन के नाम से भी जानते हैं। इसके कुछ सदस्य एल्केन भी अपन बनाएंगे, जैसे इस सूत्र दिया गया है, इस सूत्र के इस्तेमाल से है ना। वैसे तो हमने बता दिया था, फिर से यहाँ पे टॉपिक आया है तो इसको फिर से बताए दे रहे हैं।
ये है फॉर्मूला। तो सी की जगह पे पहले रखना है अपन को 0, ठीक है। तो सी की जगह पे पहले अपन 0 रखेंगे तो इसमें कुछ नहीं आएगा, मतलब सी का सी ही आ जाएगा। और यहाँ पे अपन यहाँ पे 0 0 और 0 नहीं 1 आएगा, इसमें 0 नहीं आना, 1 से आना है ना, पूर्णांक नंबर होती है, 0 से आना है इसमें, बहुत सॉरी 1 से आना है। इसमें अपन 1 रखेंगे तो सी आ जाएगा और यहाँ पे एच, यहाँ पे अपन 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 2 ही आ जाता है। ये CH2 बनता है, लेकिन क्या होता है ये अस्थाई होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये अस्थाई होता है, यानी कि प्रकृति में ये है ना कौमी रूप में मिलता है। यदि बनता है तो थोड़े समय के लिए बनता है और उसके बाद ये क्या है एथेन में चेंज हो जाता है, मतलब अस्थाई होता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा C2 और यहाँ पे 2 दूनी 4 C2H4 हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैथिलीन बोल सकते हैं, इसको एथिलीन, ठीक है। इसी प्रकार C3 यहाँ पे 2 रखेंगे है ना, 3 रखेंगे, 3 दूनी 6। तो सब में देखेंगे अपन तो CH2 का अंतर मिलेगा आपको, जितने भी आप सदस्य इसमें देखेंगे तो इसमें आपको CH2 का अंतर मिलेगा, यानी कि 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एवं इनका जो IUPAC नाम लिखते हैं, ठीक है। तो IUPAC नाम में इसमें जैसे एथ है तो इसमें एथ लिखेंगे, ठीक है। और क्या होता है एन के स्थान पर जैसे एथेन है ना, तो एन के स्थान पे इन लगाया जाता है इसमें, ठीक है। तो जैसे एथेन है, इसमें जो एन है ना एन, इस एन को हटा करके इसकी जगह पे इन लगा दिया जाता है। तो ये 2 कार्बन है तो एथ और प्लस में लगाना है अपन को इन, तो ये नाम हो जाएगा इसका एथीन, नाम क्या हो जाएगा एथीन हो जाएगा। इसी प्रकार 3 कार्बन है तो प्रोप और प्लस में इन लगा देंगे तो नाम हो जाएगा प्रोपीन, प्रोपीन, ठीक है। इसी तरीके से ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, इस तरीके से क्या है इसके सदस्य एल्केन क्या है बन जाते हैं। और IUPAC नाम में क्या है अपन को इसमें इन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यानी कि IUPAC नाम में है ना लास्ट में इन लगाते हैं अपन। तो इसके और सदस्य भी अपन इस तरीके से बना सकते हैं। इसी प्रकार आता है इसमें एल्केन मूलक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है यदि एक हाइड्रोजन परमाणु इसमें से निकल जाए है ना, तो जो अवशेष जो बचेगा वो आपका है ना मूलक कहलाएगा, जिसको अपन एल्केन मूलक बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा ये एथिल मूलक, एथिलीन है तो एथिल मूलक और ये प्रोपिल मूलक, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन निकल जाने से बनता है। तो जो इसके मूलक होते हैं, ठीक है, तो उसको IUPAC नाम में एल्केनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये एथिनल हो जाएगा, ये प्रोपिनल हो जाएगा, ठीक है। NYL लगा देते हैं लास्ट में, ठीक है। तो एथिनल, प्रोपिनल है ना, इस तरीके से इसके नाम हो जाते हैं IUPAC नाम में जो एल्केन मूलक होते हैं, ठीक है। और IUPAC नाम में इसमें जो इसके सदस्य होते हैं तो इस तरीके से अपन इसके IUPAC नाम लिखते हैं। अब इसमें अपन को सबसे पहले अपन को पढ़ना है समव्ययता। तो जिस प्रकार एल्केन में समव्ययता थी तो ठीक इसी प्रकार में भी है ना इसमें समव्ययता मिलेगी, केवल अंतर होता है त्रिविम समव्ययता में। एल्केन में अपन ने त्रिविम समव्ययता में संरूपण देखे थे, लेकिन यहाँ पे त्रिविम समव्ययता में अपन को ज्यामितीय समव्ययता या जिसको अपन सिस ट्रांस समव्ययता कहते हैं वो अपन इसको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब इसको अपन अरेंज करके अब इसमें देखेंगे अपन समव्ययता। अब अपन पढ़ते हैं इसमें समव्ययता। तो समव्ययता ये पूरी तरीके से आपको बता चुके हैं। इसमें जो मेन जो चीजें होती है श्रृंखला समव्ययता ये हम बताएंगे, बाकी जो परिभाषा है समव्ययता की वो आपको पहले की क्लासों में बता चुके हैं, ठीक है। तो समव्ययता क्या होती है, इसमें अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनकी संरचना क्या होती है या जिसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, तो उसको अपन समव्ययता बोलते हैं। तो समव्ययता मेनली 2 प्रकार की होती है, संरचनात्मक समव्ययता और त्रिविम समव्ययता। तो संरचनात्मक समव्ययता और एक बार और जितने भी हाइड्रोकार्बन या मान चलो कार्बनिक कंपाउंड हैं सभी में अलग अलग प्रकार की समव्ययता देखने को मिलती है। किसी में है ना कुछ समव्ययता जिसमें ऐसी होती है इसमें सभी में है ना कंपाउंड में देखने को मिलेगी,
और कुछ में क्या होती है, कुछ है ना अलग से समाव्ययता अपन को देखने को मिलती है। तो इसमें है श्रृंखला समाव्ययता, स्थान और वलय श्रृंखला समाव्ययता। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे श्रृंखला समाव्ययता। तो श्रृंखला समाव्ययता में क्या होता है कि श्रृंखला की संरचना में भिन्नता के कारण ये उत्पन्न होती है। तो यह समाव्ययता श्रृंखला की संरचना में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की जो समाव्ययता है ना, वो क्या होती है, श्रृंखला में है ना संरचना में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। जैसे कि C4H8 में अपन देखेंगे तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है 4 कार्बन की श्रृंखला है, 4 कार्बन है तो ब्यूट है ना। और यहाँ से नंबरिंग करें अपन तो पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड, तो इसमें लिख देंगे 1 ब्यूट 1 नाम हो जाएगा इसका ब्यूट 1। इसी प्रकार इसमें दूसरे प्रकार इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3 और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको अपन लिख सकते हैं CH3 है ना बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH3। और नंबरिंग अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। ठीक है, तो दूसरे पे है मेथिल, तो लिखेंगे 2 मेथिल। और श्रृंखला कितने की है, 3 की है, तो लिखेंगे प्रोप। और पहले पे है पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो लिख देंगे प्रोप 1 ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोप 1 पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड और दूसरे पे मेथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, मतलब टोटल नहीं, इस श्रृंखला में कितने कार्बन है ना 3 है, तो प्रोप लिख देंगे। प्रोपीन भी लिख सकते हैं इसमें, यदि डबल बॉन्ड को अपन को दिखाना है तो 1 लिख दें, नहीं तो आप इसमें प्रोपीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें समाव्ययता होती है। एक और देख सकते हैं अपन उदाहरण इसमें, तो एक और इसमें हो जाएगा C5H10। तो ठीक ऐसे ही इसमें भी बनाना है C5H10। इसमें अपन देखेंगे CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन 3 2 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसका नाम है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है तो पेंट, और पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो लिख देंगे 1 पेंट 1, इसका IUPAC नाम हो जाता है। इसको दूसरे प्रकार से इस तरीके से लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 CH CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से। ठीक है, CH3 CH CH 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 3 3 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 कार्बन। और इसकी नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4। तो तीसरे पे है मेथाइल, तो इसमें लिख देंगे 3
3 मिथाइल 3 मेथाइल, और पहले कार्बन पे क्या है इसमें, और श्रृंखला कितने की, 4 की है, तो लिखेंगे ब्यूट 3 मेथाइल ब्यूट, और पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो वन इन इसका IUPAC नाम हो जाता है। 3 मेथाइल या 3 मेथिल ब्यूट वन इन 3 मेथिल ब्यूट वन इन ये इसका IUPAC नाम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें श्रृंखला समव्ययता होती है, जिसमें श्रृंखला में भिन्नता, यानी कि इसमें 4 की श्रृंखला थी तो इसमें 3 की बची, इसमें 5 की थी तो इसमें क्या है, 4 की श्रृंखला हो गई। तो इस तरीके से श्रृंखला में परिवर्तन के कारण भी इसमें ये समव्ययता उत्पन्न होती है। अब इसके बाद दूसरी है, अपन देखेंगे स्थान समव्ययता। ठीक है ना, जिसमें जो ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं, जो डबल बॉन्ड है वो अपना स्थान बदल देता है। इसके बाद दूसरे प्रकार की है स्थान समव्ययता। तो इसमें क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होता है ना, उसका स्थान चेंज हो जाता है, यानी कि श्रृंखला समान रहेगी लेकिन उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड की जो स्थिति है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, द्विबंध की स्थिति, जो द्विबंध होता है, द्विबंध का स्थान बदलने, द्विबंध का स्थान बदलने के कारण उत्पन्न होती है, ये कारण उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की जो समव्ययता है, जो डबल बॉन्ड होता है या जिसको युग्म बंध भी बोलते हैं या द्विबंध भी बोलते हैं, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण ये समव्ययता उत्पन्न होती है। तो इसी में देखेंगे अपन C4H8 में, ठीक है, C4H8 में अपन देखेंगे इसमें CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये क्या है, वही ये नाम है ना, ब्यूट वन इन, नाम है इसका ब्यूट वन इन। ये डबल बॉन्ड अभी पहले कार्बन पे है। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है ये अभी पहले कार्बन पे है ना, तो इसको यहाँ पे दूसरे कार्बन पे कर देंगे तो ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और बॉन्ड में CH2। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या था, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या है, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया। 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है वो पहले कार्बन पे था, वो क्या हो गया, दूसरे कार्बन पे आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट टू इन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट टू इन। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें अपन ने देखा कि इसमें क्या स्थान बदल गया डबल बॉन्ड का। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के स्थान बदलने के कारण इसमें क्या होती है, एक समव्ययता उत्पन्न होती है। बाकी श्रृंखला में जो कार्बन है वो कार्बन समान रहते हैं, यानी कि पहले समवायवी में जितने कार्बन थे उतने ही कार्बन दूसरे समवायवी में होते हैं। लेकिन श्रृंखला में क्या होता है, कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, पहले समवायवी में ज्यादा होते हैं और दूसरे समवायवी में कम हो जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या समान रहती है, लेकिन क्या है, डबल बॉन्ड की स्थिति चेंज हो जाती है। अगर मान चलो इसके साथ में कोई समूह जुड़ा है ना, तो समूह की जब स्थिति चेंज हो जाएगी, यानी कि वो पहले कार्बन पे लगा है तो दूसरे पे पहुंच जाए, है ना, तो वो क्या होती है, वो भी क्या होती है, स्थान समव्ययता होती है। तो चूंकि अपन एल्कीन पढ़ रहे हैं तो इसमें अपन को डबल बॉन्ड के द्वारा पढ़ा है। इसके अलावा जो अपन ने एल्केन पढ़े थे तो उसमें क्या होते हैं, ग्रुप है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब पहले कार्बन से दूसरे पे, है ना, तो इससे उत्पन्न हुई थी वो। अब इसके बाद अपन देखेंगे वलय श्रृंखला समव्ययता।
ठीक है, अगली है वलय श्रृंखला समावयवता। अब इसके बाद अगली समावयवता है रिंग चेन समावयवता या वलय श्रृंखला समावयवता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें श्रृंखला वाले कंपाउंड आते हैं, ठीक है, और बाद में वो क्या है चेन वलय में यानी कि चक्रीय कंपाउंड में वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो अपन इसमें एग्जाम्पल के द्वारा इसमें देखेंगे। जैसे मान के चलिए प्रोटीन है ना, अणुसूत्र है C3H6, अणुसूत्र है C3H6, ठीक है, C3H6। तो ये क्या होता है, ये CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, हाँ ठीक है, ये क्या हो, ये प्रोपीन है, इसका नाम है प्रोपीन। प्रोपीन, अब इसको प्रोपीन बोल दो या फिर मान के बोल दो प्रोप वन इन बोल दो, प्रोपीन बोल दो या प्रोप वन इन बोल दो, ये प्रोपीन है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये श्रृंखला, ये चेन बना लेता है इस तरीके की, CH2 यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2, ठीक है, इस तरीके से ये रिंग बना लेता है। इसको बोलते हैं अपन साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, एल्की मतलब एल्की नहीं होते हैं, यानी कि ये हाइड्रोकार्बन होते हैं या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इनको बोलते हैं, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड नहीं होते। इनकी जो बैलेंसी है वो हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण होती है, ठीक है ना। तो जितने चार बैलेंसी है तो चारों में क्या है, इसमें हाइड्रोजन है ना, जैसे जो ये चारों बैलेंसी फिल होती है, ठीक है। तो इसमें सिंगल बॉन्ड ही होता है और इसलिए इनको साइक्लोप्रोपीन बोलते हैं। और ये प्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि ये सभी में सिंगल बॉन्ड है इसलिए साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोपीन से क्या है, इन्होंने प्रोपेन बना लिया, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाली है ना श्रृंखला, वो रिंग बना ली इनने, ठीक है। तो इसको इसी प्रकार अपन ब्यूटीन में भी देख सकते हैं। इसी प्रकार अपन ब्यूटीन में देखेंगे, फॉर्मूला है C4H8, C4H8। इसमें देखेंगे अपन तो ये बन जाएगा इस तरीके CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 4 कार्बन हो गए। एक इसका नाम है ब्यूटीन या ब्यूट वन इन बोल सकते हैं या फिर डायरेक्ट ब्यूटीन बोल दो, ठीक है। तो ये इस तरीके की रिंग बना लेता है CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, यहाँ पे बॉन्ड CH2, इस तरीके की ये बना लेता है, ठीक है। तो इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। तो इस तरीके से वलय श्रृंखला समावयवता ये कहलाती है, जिसमें क्या होती है, श्रृंखला कार्बन आते हैं, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, रिंग, है ना, यानी कि रिंग फॉर्म में एक हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं, ठीक है ना। और इनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है सभी में, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो समावयवता है वो आपकी वलय श्रृंखला समावयवता या रिंग चेन आइसोमेरिज्म अपन कहते हैं। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट आती है ना, जैसे त्रिविम समावयवता, जिसमें अपन पढ़ेंगे ज्यामितीय समावयवता, ठीक है। तो उसको भी अपन आज कंप्लीट कर ले रहे हैं, है ना। तो अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे ज्यामितीय समावयवता, ये जिसको अपन सिस ट्रांस समावयवता भी कहते हैं। तो अगली है अपनी ज्यामितीय समावयवता, जिसको अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, और इसको सिस ट्रांस क्यों कहते हैं वो भी अपन इसमें देखेंगे। तो इसमें जो ज्यामितीय समावयवता है यही एक प्रकार की त्रिविम समावयवता होती है। तो इसमें लिखेंगे यह एक प्रकार की
त्रिविम समव्ययता होती है। यह एक प्रकार की त्रिविम समव्ययता होती है। त्रिविम समव्ययता होती है जो द्विबंध जैसे सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड एन और सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, जो द्विबंध युक्त ऐसे अणुओं द्वारा द्विबंध युक्त ऐसे अणुओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है, ऐसे अणुओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें द्विबंधित कार्बन परमाणु, जिनमें द्विबंधित कार्बन परमाणु दो भिन्न परमाणुओं या समूहों से, दो भिन्न एटम्स, दो भिन्न परमाणुओं अथवा समूहों, दो भिन्न परमाणुओं अथवा समूहों से जुड़े रहते हैं, समूहों से जुड़े रहते हैं, समूहों से जुड़े रहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे अपन, जैसे सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे कोई ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे कोई बी, कोई सा भी परमाणु हो सकता है, ठीक है, कोई से भी परमाणु हो सकते हैं। दोनों में क्या है, कम से कम दो भिन्न परमाणु होने चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलिए इस तरीके के, यदि ये मान चलो इसमें होंगे, ठीक है, ए ही ए, तो ये क्या है, ज्यामितीय समव्ययता नहीं दिखाएंगे, है ना। तो इसमें क्या है, दो भिन्न परमाणु होने चाहिए, ठीक है ना, क्या है, दो भिन्न परमाणु होने चाहिए, तभी जाके ये समव्ययता प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा एक दूसरा रूप ये होता है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो एक को अपन को, इसको बोलते हैं अपन सेस, ये होता है सेस, SIS सेस, जिसको बोलते हैं अपन समपक्ष, समपक्ष। ये होता है ट्रांस, जिसको अपन बोलते हैं विषम पक्ष, जिसको बोलते हैं विषम पक्ष, या डायरेक्ट विपक्ष बोल सकते हैं, या डायरेक्ट विपक्ष बोल दो इसको, विपक्ष, ठीक है। इंग्लिश में ध्यान रखिए, सिस और ये ट्रांस, ठीक है। अब सिस क्या होता है, जिसमें द्विबंध के दोनों साइड समान परमाणु होते हैं, ठीक है ना। जब द्विबंध बना हुआ है, जिस समवायवी में समान परमाणु या द्विबंध के एक ही ओर होते हैं, यह जो द्विबंध इसकी एक ही ओर, यहाँ पे देखेंगे आप, है ना, समान परमाणु है, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे समान परमाणु। जब ऐसी कंडीशन निर्मित हो जाए तो उसको अपन सिस समव्ययता बोलते हैं। लेकिन जब जो द्विबंध है, इसके इस साइड और इस साइड अलग अलग परमाणु हो जाएं, ठीक है, या फिर मान के चलिए कोई ए परमाणु है, मान के चलिए ए है, तो इसके सामने भी ए हो, ये जो ए परमाणु है, यदि इसके सामने ए हो और ये बी परमाणु और इसके सामने बी हो, ठीक है ना, तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है ना, तो उसको अपन ट्रांस समव्ययता कहते हैं, ठीक है। तो जिस समव्ययता में द्विबंध के एक ही ओर समान परमाणु या समूह हो, ठीक है ना, तो उसको अपन सिस
समाव्यक्ता बोलते हैं। और इसी प्रकार यदि आप मान के चलो इसमें द्विबंध के है ना एक ही हो विपक्ष परमाणु यानी कि असमान परमाणु हो या दूसरे परमाणु या भिन्न परमाणु हो तो उसको अपन ट्रांस समाव्यक्ता कहते हैं और इसलिए इसको सिस ट्रांस समाव्यक्ता भी अपन कहते हैं। अब इसको अपन एक उदाहरण के द्वारा इसमें समझेंगे अपन। अभी तो ये केवल जनरल फॉर्मूला था, ठीक है, सामान्य तौर पर इसको दर्शाने के लिए। अब इसको अपन एक और है ना एक कंपाउंड के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि C डबल बॉन्ड यहाँ पे मान के चलिए CH3 है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है CH3 है, यहाँ पे H है और यहाँ पे भी क्या है H है, ठीक है। तो देखोगे आप दोनों द्विबंध ये द्विबंध है, इस साइड वाले और इस साइड, ये समान है और ये समान है, तो इसको बोलते हैं अपन सिस, इसको बोलेंगे अपन सिस। वहीं पे यदि ये दूसरा प्रकार है, यहाँ पे मान के चलिए विपरीत है, ये CH3 और यहाँ पे CH3, ये दोनों को क्या हो गए विपरीत हो गए, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन ट्रांस, इसको बोलते हैं अपन ट्रांस, ट्रांस। और इसका नाम होता है सिस ब्यूट टू इन बोलते हैं इसका, इसका नाम है सिस ब्यूट टू इन है इसका नाम, सिस ब्यूट टू इन, और इसका नाम है ट्रांस ब्यूट टू इन, इसका नाम है ट्रांस ब्यूट टू इन, ये इसका IUPAC नाम है, ठीक है। इसलिए इसको सिस ट्रांस समाव्यक्ता, और एक क्या है एक दूसरे में चेंज नहीं होते हैं, ठीक है ना। यदि अपन रिएक्शन कराएंगे तो सिस अलग बनेगा, ट्रांस अलग बनेगा, ठीक है ना। सिस ट्रांस में परिवर्तित नहीं हो सकता और ट्रांस सिस में परिवर्तित नहीं हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा होने का कारण है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये समवायवी हैं, युग्म बंध के प्रतिबंधित घूर्णन के कारण एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते, ठीक है ना। जो युग्म बंध है, ठीक है ना, इनमें प्रतिबंधित है ना घूर्णन के कारण इसमें घूर्णन नहीं होता है, ठीक है ना। इनके घूर्णन ना होने के कारण ये क्या है एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते। यदि मान चलो इसको स्थिर करके इसको अपन पलट लें, ऐसे अगर ये घूम जाते तो क्या हो जाते, इस सिस ट्रांस में बदल जाता और ट्रांस सिस में बदल जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा केवल एल्केन में देखने को मिलता है आपको, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए उनमें संरूपण पाया जाता है, ज्यामितीय नहीं होती है, ठीक है ना। नहीं तो इसमें संरूपण भी आपको देखने को मिल जाती, अगर इसमें घूर्णन होता तो इनमें घूर्णन नहीं होता है, इसलिए ट्रांस जो है वो ट्रांस बना रहेगा और जो सिस है वो सिस बना रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अपन बोलते हैं सिस ट्रांस समाव्यक्ता। अब इसके बाद आती है ना एथीन है, जो द्विबंध है, इसकी संरचना आती है। जो एथीन होता है उसमें जो द्विबंध है वो कैसे व्यवस्थित होता है, कैसे बनता है ना, जिसको अपन पाई बंध बोलते हैं, ठीक है। तो उसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, और जो आज की क्लास है वो अपनी यहीं पे अपन समाप्त करते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में अपन जो एथीन होता है तो एथीन को की जो संरचना होती है, ठीक है ना, वो संरचना अपन उसमें पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आप इसी प्रकार से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।